क्या आप सोच सकते हैं कि एक कौवे के द्वारा गिराई गई बर्फ की कुछ बूंदें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं? और क्या इंसान की अपनी इच्छाएं या उसकी अपनी नफरत इस दुनिया का विनाश कर सकती है? सुनने में तो ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर आप आज की दुनिया को देखें तो सोशल मीडिया की तुलना, बढ़ता तनाव, लालच और गुस्सा और रिश्तों में आ रही दूरियां, तो आपको एहसास होगा कि आज से तकरीबन 100 साल पहले ही सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन प्रॉब्लम्स की ओर इशारा कर दिया था। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी पोएट्रीज को, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइज। ये दोनों ही पोएट्रीज ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि आज के लाइफस्टाइल पर पूरी तरह से रेलेवेंट हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही साथ बताऊंगी आपको क्लास 10th में आ रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में दूंगी उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं डस्ट ऑफ स्नो से। स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो को लिखा था सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ईयर 1922 में, और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश होती है न्यू हैम्पशायर में। ये कि न्यू हैम्पशायर में ही इन पोएट्रीज का पब्लिकेशन हुआ था। स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो 10th बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिनको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फायर एंड आइस वॉज रिटन इन 1920 और सेम ईयर में ही इसे पब्लिश कर दिया गया था हार्पर्स मैगजीन में। नाम ध्यान रखिएगा, हार्पर्स मैगजीन है। स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चंस 10th बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस में से हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि पोएट्री का मीटर क्या है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पोएट्री जो है वो आयम्बिक डायमीटर में लिखी हुई है। डोमिनेंट मीटर यहाँ पर डायमीटर है, हालांकि पोएट्री में कई जगह मीटर में वेरिएशन किए गए हैं। अब अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम आ रही है फर्स्ट स्टैंजा में ए बी, ठीक है। और दूसरे स्टैंजा में देखेंगे तो दूसरे स्टैंजा में हम जाएंगे तो राइमिंग स्कीम है सी डी। तो ए बी सी डी इसकी राइमिंग स्कीम है। इस पोएट्री में सिंबॉलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ है और ये बेसिकली सिंबॉलिज्म वाली ही पोएट्री है। यहाँ पर आप इस फिगर ऑफ स्पीच को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो क्रो का यूज़ है, जो स्नो है और जो हेमलॉक ट्री है, ये सब यहाँ पर सिंबल्स हैं। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे तो हैज़ हार्ट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एलिट्रेशन। इस लाइन में आपको मिल जाएगा यूज ऑफ एलिट्रेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से इसमें जो लाइंस लिखी गई है ना, उनमें काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं। जैसे द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, ये जो लाइन लिखी गई है ये एक्चुअली में इन्वर्जन है। ये इसे सीधी तरह से ना लिखकर इसे इन्वर्टेड लिखा गया है और ये इन्वर्जन कहलाती है ये राइटिंग टेक्निक। जब भी हम बात को सीधे तौर पे ना कह के उसे थोड़ा सा आगे पीछे करके बताते हैं, उस टेक्निक को इन्वर्जन कहते हैं। फिर सारी पोएट्री जो है वो एंजैबमेंट को फॉलो कर रही है। एंजैबमेंट वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आपके थॉट जो है वो एक लाइन में पूरा नहीं होता। देखिए लाइन बहुत छोटी है तो थॉट यहाँ पूरे नहीं हो रहे, बल्कि हर एक लाइन पे थॉट का शिफ्ट हो रहा है और इसलिए यहाँ पे एंजैबमेंट भी लगा है। और कंप्लीट पोएट्री इज बेस्ड ऑन इमेजरी, क्योंकि जब आप इस पोएट्री को पढ़ते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक पेड़ पे बैठा हुआ कौवा, ट्री जिस पर बर्फ गिरी हुई हो, तो ये क्रिएट कर देती है आपके दिमाग में एक पिक्चर, और इस तरह की राइटिंग को हम कहते हैं यूज ऑफ इमेजरी। तो एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर आ रहा है शुक डाउन ऑन मी। यहाँ पर वावल साउंड के साथ रेपिटेशन है जिसे हम कहते हैं एजोनेंस। तो ये कुछ फंडामेंटल फिगर ऑफ स्पीच है इस पोएट्री के अंदर। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप नोट्स बना सकते हैं।
तो अब मैं शुरू करती हूँ आपके साथ इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। तो पहले स्टैंजा में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। एक एक्शन है, फिर उसका रिएक्शन है, और उसके बाद उसका रिजल्ट है। तो अब एक्शन करता है यहाँ पर एक ब्लैक क्रो, जो कि बैठता है एक हेमलॉक ट्री पर, और उसके बैठने से गिरती है कुछ डस्ट, जो कि स्नो की डस्ट है, और यहाँ नीचे खड़े पोएट के ऊपर वो डस्ट गिर जाती है। और जैसे ही ये डस्ट उस पर गिरती है तो वो अपने डिप्रेसिव थॉट्स में से अचानक बाहर निकल आता है। अब यहाँ 3 एलिमेंट्स पर आपको फोकस करना है जो यूज किए गए हैं इस पोइट्री में। पहला है क्रो, जो कि सिंबल है बैड ओमेन का। ठीक है, बैड ओमेन मतलब जो बुरी खबर का प्रतीक होता है, उसे हम बैड ओमेन कहते हैं इंग्लिश पोइट्री में। तो ये सिंबलिज्म है। दूसरा है एलिमेंट हेमलॉक ट्री। जो हेमलॉक ट्री होती है वो सिंबलिज्म होती है सॉरो और डिप्रेशन का। तो 2 चीज़ें नेगेटिव हो गई। और तीसरी चीज़ है स्नो। स्नो जो है वो सिंबल है नेचुरल हीलिंग या रिजुविनेशन का। तो 2 बुरी चीज़ों के प्रभाव से, इन दोनों बुरी चीज़ों के प्रभाव से पोएट को नेचुरल हीलिंग मिल गई। ठीक है, पोएट को मिली नेचुरल हीलिंग। तो ये एक्शन और रिएक्शन रहा, और रिजल्ट हुआ कि पोएट अपने डिप्रेशन से बाहर आ गया। इस तरह से उसका क्या हो गया, मूड चेंज हो गया। जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो बताता है कि उसका मूड चेंज हो गया। तो एक्चुअली में मूड किस वजह से चेंज हुआ? मूड चेंज हुआ कि नेचर कंटिन्यूसली क्या है, क्वाइट एंड ब्यूटीफुल है, और उसके वजह से वो क्या करता है, नेचुरल हीलिंग दे देता है आपको किसी भी दुख या तकलीफ में। अब नेचुरल हीलिंग, जो नेचर का जो हीलिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर स्नो को। तो ध्यान रखिएगा कि मूड अगर किसने चेंज किया पूछा जाता है एज एन ऑप्शन, तो एलिमेंट्स के अंदर आपको स्नो को टिक करना होगा, और अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो आपको ये बताना होगा कि स्नो का रेफरेंस नेचुरल हीलिंग या नेचुरल रिजुविनेशन के लिए लिया गया है, जिसने उसका मूड चेंज किया। अब जब भी 2 डार्क सिंबल या कुछ भी डार्क सिंबल्स किसी पॉजिटिव फिजिकल मूवमेंट को जनरेट कर देते हैं, इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को एल्केमी कहते हैं। तो यहाँ खत्म हो जाता है डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन, और इस एक्सप्लेनेशन में हमने बात करी है अबाउट पर्सनल हीलिंग की। ध्यान रखिएगा कि ये पूरी पोयम पर्सनल हीलिंग पर है, और ये एक तरह से माइक्रो लेवल है। माइक्रो का मतलब हो गया कि जो चीज़ एक यूनिट, एक पर्सन या किसी एक सिचुएशन पर आधारित हो। और अब मैं आपके साथ शुरू करूंगी एक्सप्लेनेशन फॉर फायर एंड आइस। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पोएट्री के मीटर को देख लें हम। तो इस पोएट्री में यूज़ किया गया है आयम्बिक टेट्रामीटर। फिर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये भी थोड़ी सी अनयूजुअल है। पहले स्टैंजा में चलती है ए बी ए ए, और दूसरे स्टैंजा में चलती है बी सी बी सी बी में। तो ये इसकी थोड़ी सी अनयूजुअल राइमिंग स्कीम है। अब अगर हम बात कर लें फिगर ऑफ स्पीचेस, तो जैसे फर्स्ट 2 लाइंस में ही सम से का रिपीटिशन है, और ये कहलाता है एनाफोरा। इस लाइन में आएंगे तो हम एफ का रिपीटिशन है, और ये बनेगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपको पता है कि जब भी कंसोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा तो एलिट्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर फायर एंड आइस दोनों ही क्या हैं? दोनों ही सिंबल हैं। किस चीज़ के? फायर है डिज़ायर का सिंबल, और आइस है हेट्रेड का सिंबल। साथ ही हर पूरी पोइट्री के अंदर ये बोला जा रहा है कि इनमें इतनी पावर है कि ये वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये दोनों में जो पावर की बात की गई, पावर तो कुछ भी करने की सिर्फ ह्यूमंस को है ना। तो इनएनिमेट चीज़ को क्या दिया हुआ है? ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन एक्शन दिए गए। सो ये पर्सोनिफिकेशन आता है, और पूरी की पूरी पोइट्री क्रिएट करती है इमेजरी को। तो जब भी ऐसी पोइट्री हो जो आपके सामने एक इमेज क्रिएट कर दे तो वो इमेजरी कहलाती है। तो एन्जैबमेंट का भी यहाँ पर आप यूज़ देख सकते हैं। तो ये इसके मेजर फिगर ऑफ स्पीच हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, वर्ल्ड फेस करता है 2 इक्वली वायबल पाथ्स जो टोटल डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब कौन से हैं ये 2 पाथ? पहला है फायर,
और दूसरा है आइस। अब क्या फायर और आइस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं? अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि ना फायर से अर्थ खत्म हो सकती है और ना आइस से खत्म हो सकती है, तो फिर इनका यूज क्या है? तो फायर का जो रिलेशन है वो है डिजायर से, डिजायर एंड ह्यूमन ग्रीड या ह्यूमन की लस्ट, ठीक है। और आइस का रिलेशन है ह्यूमन हेट्रेड से। ह्यूमन हेट्रेड यानी इंसानी नफरत, और डिजायर्स और ग्रीड यानी इंसान की लालच और उसकी इच्छाएं। तो पोएट के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें फायर और आइस की तरह हैं और ये दुनिया को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से पावरफुल हैं। यहाँ पोएट एक प्रेडिक्शन भी देते हैं कि अगर दुनिया को खत्म होना है तो वो फर्स्ट प्रेफर करेंगे ह्यूमन डिजायर से। उनका कहना है कि ह्यूमन डिजायर सबसे तेजी से दुनिया को खत्म कर सकती हैं, और अगर सेकंड ऑप्शन वो लें तो सेकंड प्रेफरेंस वो देंगे ह्यूमन हेट्रेड को, क्योंकि ह्यूमन हेट्रेड धीरे धीरे आइसोलेट करके लोगों की नफरत को बढ़ाकर और नफरत से दुनिया को एंड कर सकती है। तो आइए दोनों पोएम्स को हम समराइज करें। तो डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही माइक्रो लेवल पर डील करती है। यहाँ पर जो बात हो रही है बहुत ही इम्पॉर्टेंटली, यहाँ नेचर हील कर रहा है ह्यूमैनिटी को। ध्यान रखिएगा, यहाँ नेचर हेल्प कर रहा है ह्यूमैनिटी को हील होने के लिए। लेकिन वहीं फायर एंड आइस बिल्कुल ही ऑपोजिट जाती है, ये मैक्रो लेवल पर चलती है, यानी कि ये ग्लोबल और सोशल डिस्ट्रक्शन पर बात करती है। यानी यहाँ पर ह्यूमैनिटी ही नेचर को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो दोनों ही जो थीम्स हैं पोएम्स की वो बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट चलती हैं, तो इन्हें हम कहेंगे कॉन्ट्रास्टिंग थीम्स। तो कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि ह्यूमन कंडीशंस जो हैं और फोर्सेस ऑफ नेचर हैं वो दोनों परफेक्ट मिरर्स हैं एक दूसरे के, दोनों ही कैपेबल हैं अल्टीमेट ग्रेस और एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन के। पहला क्वेश्चन था व्हाट चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट। अब आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि मूड चेंज किया था स्नो ने। दूसरा क्वेश्चन था कि जो तीनों एलिमेंट्स हैं उन्होंने स्पीकर के इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे मदद की। इसका जो आंसर है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था फायर एंड आइस किस तरह से पोएम में यूज़ किए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ना ही तो ये सिमिली है क्योंकि यहाँ एज और लाइक का यूज़ नहीं है, ना ही ये ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि फायर और आइस आजू बाजू नहीं लिखे, इनके बीच में एंड लगाया गया है। आयरनी इनकी कॉन्ट्रास्टिंग थीम्स में है, इन वर्ड्स में नहीं है। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच था मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पोएट ने क्या प्रेडिक्शन किया है। इसका आंसर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहीं मेरी वीडियो ख़त्म होती है। आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल रिसेंटली सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप और कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, एंड ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय।